स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट के विंटर सेशन के बारे में है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स विंटर सेशन को एक दिन पहले यहाँ पे एंड किया गया है, तो इस सेशन के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, 13 दिसंबर का जो दिन है इसी विंटर सेशन के दौरान जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो देखने के लिए मिला, उस सिक्योरिटी ब्रीच के इंसिडेंट के अगेंस्ट में जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया। तो उनका जो सस्पेंशन है वो किया गया है स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। अगर हम सस्पेंशन के नंबर्स के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ। आप देखिए कि लास्ट टाइम 63 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनका सस्पेंशन किया गया था एक सिंगल डे के अंदर में 1989 के समय पार्लियामेंट के अंदर में। यहाँ पे जो नंबर्स है उस 1989 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इस समय सस्पेंशन की रिगार्डिंग में। अगर हम प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो काफ़ी सारे जो न्यू बिल्स हैं उनको प्रपोज किया गया, चाहे टेली कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए, हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके रिगार्डिंग में, और सीईसी का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो नए बिल्स हैं उनको प्रपोज किया गया है। तो प्रोडक्टिविटी भी जो काफ़ी अच्छा है वो देखने के लिए मिला इस विंटर सेशन के अंदर में। स्टूडेंट 13 दिसंबर का जो सिक्योरिटी ब्रीच का इंसिडेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप देखिए कि 13 दिसंबर 2001 के समय ही हमारे जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर में अटैक है वो किया गया था, जैसे मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा नाम के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा। और उस समय हमारा जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है उसके ऊपर जो अटैक है वो देखने के लिए मिला था 2001 के समय ही 13 दिसंबर के ही दिन में। अगर हम इस विंटर सेशन के पर्सपेक्टिव से जो हमारा टेक्निकल पार्ट है, जो हमारा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो कमेटी है उसके द्वारा प्रेसिडेंट को यहाँ पे एडवाइस किया जाता है, बताया जाता है कि जो न्यू सेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं इनके रिगार्डिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 85 है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के जो 2 सेशंस हैं उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए कोई सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए तो वहाँ पे अगर 3 मंथ्स का गैप है वो सही है, 4 मंथ्स का गैप है वो सही है, बट 6 मंथ से ज़्यादा का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के कंपेरिजन के अंदर में। अगर हम बात करें आर्टिकल 85 के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा जो सम्मन है वो किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाएगा स्टूडेंट, सम्मन किया जाएगा कि हाउस को इस समय असेंबल होना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के सम्मन के बारे में, जो सम्मन का जो प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हाउस को कभी कभी जो एडजर्नमेंट है वो यहाँ पे कैरी आउट करना होता है, एडजर्नमेंट यहाँ पे करना होगा। वो किसके द्वारा किया जाएगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा के अंदर स्पीकर हैं, वहाँ पे जो चेयरमैन आपको देखने के लिए मिलेंगे राज्यसभा के अंदर में, उनके द्वारा यहाँ पे जो एडजर्नमेंट है वो हाउस का समय समय पे किया जाता है, जिसके अंदर में डेट और टाइम है वो बताया जाएगा। अगर विद इन द डे यहाँ पे असेंबल होगा हाउस तो यहाँ पे जो टाइम है वो बताया जाएगा कि 1 आवर के बाद में, 2 आवर के बाद में हाउस फिर से असेंबल होगा। प्रोटेस्ट की वजह से सपोज कीजिए हाउस को एडजर्न करना पड़ा तो उस समय में डेट यहाँ पे बताई जाएगी। सपोज कीजिए फ्राइडे के दिन हाउस यहाँ पे एडजर्न होता है तो बताया जाएगा कि मंडे के दिन इस डेट को यहाँ पे हाउस फिर से असेंबल होगा 11 बजे के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरीके से सेशन है उसको यहाँ पे एंड करना हो तो उस समय में एडजर्नमेंट साइन डाई का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एडजर्नमेंट साइन डाई का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये भी बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही किया जाता है, स्पीकर एंड चेयरमैन के द्वारा। स्पीकर एंड चेयरमैन के द्वारा ही एडजर्नमेंट है, उन्हीं के द्वारा एडजर्नमेंट साइन डाई है उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। एडजर्नमेंट साइन डाई का क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो डेट और टाइम है, जो डेट और टाइम का कॉन्सेप्ट है एडजर्नमेंट के अंदर में वो यहाँ पे नहीं बताया जाता है। डेट और टाइम है वो यहाँ पे नहीं बताया जाएगा कि इसको कब हाउस फिर से असेंबल होगा। जब एडजर्नमेंट साइन डाई यहाँ पे कर दिया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रोरोगेशन है उसको यहाँ पे इश्यू किया जाएगा। और प्रोरोगेशन के अंदर हाउस का जो सिटिंग है, जैसे विंटर सेशन का जो सिटिंग था उसको यहाँ पे एंड मान लिया जाता है स्टूडेंट्स इस प्रोरोगेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर में। तो आप देखिए कि हाउस को जो स्टार्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो सम्मनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा कैरी किया जाता है। और यहाँ पे जो प्रोरोगेशन का जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हाउस का जो सिटिंग है उसको एंड मान लिया जाता है उस सेशन को, वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। क्या प्रेसिडेंट के द्वारा भी हाउस को एड्रेस किया जाता है क्या स्टूडेंट्स? तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा भी हाउस को एड्रेस किया जाता है।
अगर किसी भी न्यू ईयर के समय में जो फर्स्ट सिटिंग है पार्लियामेंट का, तो उस समय में पार्लियामेंट को यहाँ पे एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आप देखिएगा एवरी ईयर आपको जनवरी का जो 31 या 30 जनवरी का जो समय है, उस समय प्रेसिडेंट सर के द्वारा यहाँ पे बेसिकली बजट सेशन का जो फर्स्ट डे है उस दिन एड्रेस किया जाएगा। गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है उनके बारे में बताया जाता है कि गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है प्रीवियस ईयर के अंदर में, आने वाले समय में गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी। तो गवर्नमेंट का जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस के बाद में अगर यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं उसके बाद में हाउस फिर से मिलता है, फिर से असेंबल होता है ओथ एंड प्रोसेस के बाद में, तो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस है वहाँ पे भी किया जाता है आफ्टर द इलेक्शन प्रोसेस के बाद में। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और प्रोसेस है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, डिजोल्यूशन का प्रोसेस है हाउस के अंदर में। डिजोल्यूशन बेसिकली यहाँ पे कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जो बेसिकली आपको लोकसभा का देखने के लिए मिलता है। राज्यसभा का जो डिजोल्यूशन है वो क्यों नहीं किया जाता स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यूअस हाउस है और आप देखिए उसके कुछ मेंबर्स हैं उनको एवरी 2 ईयर्स के अंदर में बेसिकली रिटायर है किया जाएगा। वहाँ पे इलेक्शन है स्टेट्स के अंदर में दोबारा से जो कंडक्ट है वो कराए जाएंगे, तो कंटिन्यूअस हाउस होने की वजह से उसका जो डिजोल्यूशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक कोरम का भी कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ लंच सेशन का कोई मीटिंग है लोकसभा के अंदर में, और वहाँ पे 1/10 मेंबर्स अगर प्रेजेंट नहीं है, टोटल मेंबर्स का जो 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, तो कोरम कंप्लीट ना होने का सिचुएशन के अंदर में वहाँ पे जो हाउस है उसको कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। तो कोरम यहाँ पे मिनिमम नेसेसरी है, 1/10% जो मेंबर्स हैं वो होनी चाहिए। तो ये कुछ टेक्निकल पार्ट था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, कुछ विंटर सेशन के रिगार्डिंग में जो समराइज है उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीईसी एंड ईसी का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो उस बिल को यहाँ पे पास करवा लिया गया है लोकसभा के अंदर में। राज्यसभा के अंदर ऑलरेडी ये बिल है वो पास हो चुका था। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो सीईसी एंड ईसी है एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाना। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि हमारे सीजीआई सर के द्वारा एक बार एक बात बोली गई था, एक कोर्ट उनके द्वारा किया गया था कि कोई भी कंट्री अगर यहाँ पे सर्वाइव करता है, कोई भी कंट्री अगर प्रोग्रेस को यहाँ पे अचीव करता है, तो उस कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है कि कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो सर्वाइव करेगा कि इंस्टीट्यूशन अगर उसके सर्वाइव कर सकेंगे। तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यूपीएससी है, तो अलग अलग डोमेन के एक स्पेशल हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनका सर्वाइवल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शंस है उनको कंडक्ट करवाया जाता है, नई गवर्नमेंट चूज की जाती है लोगों के द्वारा, और आप देखें कि फ्री एंड फेयर वे में उनका कंडक्ट करना कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी इलेक्शन कमीशन के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एंड इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में जो बिल है उसको यहाँ पे प्रपोज किया गया है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट के द्वारा ही चूज किए जाते हैं, हमारे जो सीईसी एंड ईसी हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ही चूज किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2023 के समय ही मार्च के दौरान हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था। जजमेंट के अंदर बताया गया जब तक गवर्नमेंट के द्वारा नया बिल है उसको प्रपोज ना किया जाए, एक सिलेक्शन कमेटी है जिसके थ्रू सीईसी एंड ईसी का जो अपॉइंटमेंट है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके सिलेक्शन कमेटी के अंदर हमारे जो पीएम सर हैं, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा आप देखें कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर में उनको यहाँ पे चूज किया गया था इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर में। उसके बाद में आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा सीईसी एंड ईसी का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जो बिल है उसको प्रपोज किया गया है। बिल के अंदर एक सिलेक्शन कमेटी है, एक सर्च कमेटी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सिलेक्शन कमेटी एंड सर्च कमेटी है उसको यहाँ पे प्रपोज किया गया बिल के अंदर में। 1991 के समय लास्ट टाइम एक बिल आया था सीईसी एंड ईसी के पर्सपेक्टिव से, और उस 1991 का जो बिल है उसके अंदर में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में कोई भी डीलिंग है वो नहीं था। तो उसी को रिप्लेस करते हुए नया बिल है जिसको यहाँ पे पास करवाया गया है लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे एक बेसिकली जो सर्च कमेटी है उसके अंदर में लॉ मिनिस्टर रहेंगे। सर्च कमेटी के अंदर लॉ मिनिस्टर हैं, दो हमारे जो सेक्रेटरी हैं यूनियन गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इन तीनों लोगों के द्वारा 5 मेंबर्स का एक लिस्ट है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, वो यहाँ पे सिलेक्शन बेसिकली जो सिलेक्शन कमेटी है
उसको ये लिस्ट दिया जाएगा, उनके द्वारा इसके ऊपर जो डिस्कशन है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है उसको चेंज किया गया है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर आप देखिए कि पीएम है, पीएम सर के अलावा जो सीजीआई को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। उनके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे यूनियन कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं, यूनियन जो मिनिस्टर हैं, उनको यहाँ पे जो पीएम सर के द्वारा नॉमिनेट किया जाए। और इसके अलावा आप देखें कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर में, अगर किसी पार्टी को 1/10 जो सीट्स हैं वो यहाँ पे रिसीव नहीं होती हैं इलेक्शन के अंदर में, तो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसका जो लीडर रहेंगे उनको यहाँ पे रखा जाएगा इस सिलेक्शन कमेटी के दौरान में। तो स्टूडेंट्स, ये सिलेक्शन कमेटी प्रेजेंट समय में यहाँ पे वर्क करेगी। इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा अगर सर्च कमेटी के जो 5 मेंबर्स का जो लिस्ट यहाँ पे सेंड किया गया है, इसके एक्स्ट्रा भी जाके कोई किसी पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है, सीईसी एंड ईसी के द्वारा कर सकती है सिलेक्शन कमेटी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में आपको ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो प्रोसेस है उसको चेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बात करें, पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, फिर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था 1989 के समय में। क्योंकि आप देखिए उस समय में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अंदर वोटिंग का जो एज है जो 21 हुआ करता था पहले, उसको रिड्यूस करते हुए 18 ईयर्स उसका वोटिंग का एज है वो किया गया। उसके बाद में फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी है वो बना दिया गया था। बाद में आप देखिए कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज को, तो उस समय में यहाँ पे इसको मल्टी मेंबर बॉडी है फिर से बनाया गया 94 के समय में। स्टूडेंट्स, आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन कौन से इलेक्शन है जिनको कंडक्ट करवाया जाता है। क्या हमारा जो अर्बन लोकल बॉडी है, जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसके इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि नहीं करवाए जाते अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन। वो किसके द्वारा कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं? स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, जो कि आप देखिए कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को अगर आप रीड करोगे तो आर्टिकल 243 आपको देखने के लिए मिलेगा, आर्टिकल 243। तो उसके अंदर में एक प्रोविजन है, जिस आर्टिकल 243 का कोई प्रोविजन है, आई थिंक 243 के है, 243 के है या कुछ ऐसा प्रोविजन है, जिसके अंदर में स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में डील किया गया है। क्या स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, हाईएस्ट जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे स्टेट के, उनको हम किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट? तो उनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ के नाम से जाना जाता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा असिस्ट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को जब भी उस स्टेट के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट हुए उस समय में। इलेक्शन कमिश्नर का जो डेट है, जो ईयर है, टेन्योर है, उसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। 3 चीजें हैं जो डिफाइन नहीं की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बारे में। एक तो आप देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं डिफाइन किया गया है हमारे इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में बात नहीं की गई है, और क्या टेन्योर बताया गया है। तो क्यूआरटी नाम से 3 ऐसे प्रोविजंस है जो बेसिकली यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइन की गई है। क्वालिफिकेशन भी नहीं बताया गया है कि कौन पर्सन है जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि रीअपॉइंटमेंट क्या इनका, या रिटायरमेंट के बाद में जो अपॉइंटमेंट है वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में भी नहीं बताया गया है। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं बताए गए हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं, उनको 3 इयर्स का जो प्रिजन है वो दिया गया है, उनके असेट्स का रिगार्डिंग में केस था उसी के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे आपको लिली थॉमस, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 ईयर और मोर देन 2 ईयर का अगर कोई भी यहाँ पे जो जजमेंट है वो डिलीवर होता है, उतना उनको सेंटेंस दिया जाता है, तो उस समय वो बेसिकली उनको अपना जो पोस्ट है उसको वैकेंट करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के ही पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि मिचोंग साइक्लोन है वो देखने के लिए मिला था तमिलनाडु के अंदर में। और मिचोंग साइक्लोन के अंदर में बेसिकली वहाँ पे मिचोंग साइक्लोन के अंदर बेसिकली वहाँ पे आप देखिए बकिंगम नाम का एक कैनाल है, और एनोर क्रीक का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारा जो ऑयल स्पिल है वो देखने के लिए मिला। अब ये ऑयल स्पिल कहाँ से आया है? आप देखिए कि चेन्नई के पास ही एक एरिया है जिसको हम मनाली के रूप से जानते हैं। ये वो मनाली नहीं है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये है चेन्नई के पास में एक एरिया। तो स्टूडेंट्स, इस मनाली के अंदर में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का बेसिकली एक यहाँ पे रिफाइनरी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं से ही ऑयल स्पिल है उसका इंसिडेंट आपको देखने के लिए मिला मिचोंग साइक्लोन के दौरान में। और वो ऑयल स्पिल है बेसिकली जो बकिंगम जो कैनाल है, इसके अलावा जो एनोर जो क्रीक का जो एरिया है वहाँ पे ये पहुँच चुका है।
तो कैसे इस पोल्यूशन को डील किया जाए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पोल्यूशन हुआ है इसको कैसे यहाँ पे डील किया जाए, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लोकल यहाँ पे नेचर के जो कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो एक्टिविस्ट हैं उनको यहाँ पे इंगेज किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे एक फीडिंग जो एरिया है उसको डेवलप किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे बर्ड्स हैं वो वहाँ पे जाएंगे और उसको नेट के थ्रू कैप्चर किया जाएगा अगर वो इन्फेक्टेड हैं ऑयल स्पिल के रिगार्डिंग में। तो एक कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया रिगार्डिंग द बर्ड्स के रिगार्डिंग में उसको डेवलप करने के बारे में बात की गई है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एन्नोर का जो एरिया है, ये एन्नोर का जो क्रीक है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चेन्नई के अंदर जो हमारा कोरामंडल जो कोस्ट है, जो हमारा कोरामंडल जो कोस्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। कोरामंडल कोस्ट वैसे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी आता है स्टूडेंट्स, कि गांधी जी का जो डांडी मार्च है उसके बाद में कोरामंडल कोस्ट के अंदर में किसके द्वारा मार्च किया गया था। जैसे कि मालाबार के रीजन के अंदर में जो हमारा मालाबार का जो रीजन है ना, वहाँ पे तो के केलापम नाम के पर्सन है। यूपीएससी ने 2015 के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि कोरामंडल कोस्ट के अंदर गांधी जी का जो मैसेज है उसको किसने कैरी फॉरवर्ड किया था डांडी मार्च के बाद में। तो उसके बारे में आप रीड करना कभी ना कभी जब आपको समय मिले। एन्नोर क्रीक के बारे में बात करें, चेन्नई के अंदर सिचुएटेड है। कोरामंडल कोस्ट है वहाँ पे क्रूशियल एक बफर जोन के रूप में काम करता है। आप देखिए कि वहाँ पे अरनियार नाम का जो रिवर है, अरनियार का जो बेसिन है वहाँ से जो वाटर है वो रिसीव करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अरनियार के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कोसस थालिनियार, ऐसा भी एक नेम है कोसस थैलियार। ये आप इसके बारे में आप जरूर से रीड करना, ये वहाँ पे सिचुएटेड है। एक नेचुरल एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है कैलेमिटीज के दौरान में। एनोर जो क्रीक है, बकिंगम जो कैनाल है उसके बारे में आप देखिए कि इंटीरियर पार्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। सपोज कीजिए कि इंडिया का एरिया है, तो यहाँ पे जो कोस्टल एरिया के अंदर ये सिचुएटेड है। एन्नोर क्रीक है बे ऑफ बंगाल से। इसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट के अंदर पुलिकेट लेक है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अरनियार एंड कोसस थलियार नाम का जो बेसिन है उसके बारे में आप जरूर से रीड करना स्टूडेंट जब भी आपको समय मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे एक पर्सन है निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता आप देखें कि यूएस के अंदर जो पन्नून नाम के जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि उनका असैसिनेशन करने का जो प्लॉट है वो किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यूएस के द्वारा भी इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे। निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक का जो एरिया है वहाँ पे डिटेन कर लिया गया था। आप देखिए कि उनको जो काउंसलर सपोर्ट है वो 3 टाइम के लिए प्रोवाइड किया गया है, 3 टाइम्स प्रोवाइड किया गया है। ये यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कहा गया। हमारे पीएम सर के भी एक इंटरव्यू के अंदर उनके द्वारा कहा गया है कि बेसिकली हमारे द्वारा जितने भी एविडेंस है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर यहाँ पे यूएस के द्वारा एविडेंस हमको प्रोवाइड किए गए तो हम उसको एग्जामिन करेंगे, ये भी कहा गया है। आप देखिए कि निखिल गुप्ता के रिलेटेड जो पर्सन्स है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैबियस कॉर्पस है वो फाइल किया गया था। आर्टिकल 32 के थ्रू हैबियस कॉर्पस है जो फाइल की जाती है। हैबियस कॉर्पस क्या है स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्सन को डिटेन्ड किया गया है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी तो उसके अगेंस्ट में भी जो हैबियस कॉर्पस है वो फाइल की जाती है। हदिया नाम की एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हुआ करती थी केरल के अंदर में, उनके रिगार्डिंग में भी उनके फादर के द्वारा हैबियस कॉर्पस है उसको फाइल किया गया था। इसी दिसंबर के मंथ के अंदर हमने उसको रीड किया था। हदिया का जो केस है वो क्या है, 2017 के समय का एक केस है। उनके द्वारा शादी है वो किया गया था किसी पर्सन के साथ में, और आप देखिए वो शादी दूसरे रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं। उस समय काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था 2017 एंड 18 के समय में। उनके द्वारा अपना नेम है वो भी चेंज किया गया था उस समय में। आप देखिए कि उस उनके जो फादर हैं, गर्ल के जो फादर हैं, उनके द्वारा बेसिकली पिटीशन फाइल किया गया कि हदिया प्रेजेंटली मिसिंग है, उसको डिटेन्ड किया गया है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। हैबियस कॉर्पस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल 32 के अंडर में आपको काफ़ी सारी जो रिट पेटिशंस है वो मिलती हैं। यहाँ पे हमारी फंडामेंटल राइट का ये पार्ट है। हैबियस कॉर्पस आप प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी इश्यू कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करने के बारे में बात की गई है। जो फ्लड्स का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ तमिलनाडु के सदर्न पार्ट के अंदर में हैवी रेनफॉल की वजह से, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। एक तो आप देखें कि तमिलनाडु के बारे में ही हमने एन्नोर के बारे में डिस्कस किया है, तो एन्नोर के बारे में एक जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि ये बेसिकली जो रामसर साइट है वो नहीं है। रामसर साइट है जो नहीं है। तमिलनाडु के अंदर कितनी रामसर साइट हैं स्टूडेंट, 14 रामसर साइट्स हैं। उनके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एनजीटी के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है अभी प्रेजेंट समय में जो सिचुएशन आया फ्लड का वहाँ पे, उसी वजह से
14 साइट्स है। एन्नौर नाम का जो साइट है वो रामसर साइट नहीं है, और एन्नौर साइट के पास में ही एन्नौर पोर्ट है वो भी सिचुएटेड है। 2023 का जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर एन्नौर पोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। मेजर पोर्ट है स्टूडेंट्स, एन्नौर जो पोर्ट है वो मेजर पोर्ट है। मेजर पोर्ट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर में टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं, इनके बारे में आपको ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए। कुछ दिन पहले हमने जो अडानी ग्रुप का एक पोर्ट है प्राइवेट पोर्ट, उसके बारे में भी डिस्कस किया था, जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, कि वहाँ पे फोटो दिखाया गया था कि पहले 20 ईयर्स बैक कैसे एक डेजर्ट का एरिया हुआ करता था, बाद में जो हाईएस्ट लार्जेस्ट जो कंटेनर पोर्ट है उसके रूप में उसको डेवलप किया गया गुजरात के अंदर में। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के बारे में, तो आप देखिए कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करने के बारे में बात की गई है। सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर में जो थुथुनकोडी का एरिया है, उस एरियाज के अंदर में यहाँ पे डिमांड हैवी रेनफॉल को यहाँ पे नेशनल डिजास्टर का डिमांड रखा गया वहाँ के सीएम के द्वारा। अब इसके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि नेशनल डिजास्टर का क्या क्राइटेरिया है, ये डिफाइन नहीं किया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे नेशनल डिजास्टर है वो डिक्लेयर करना होता है। कुछ दिन पहले मानसून सेशन के समय हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो उस तरीके से डिस्ट्रैक्शन हुआ, उनके द्वारा भी डिमांड किया गया था कि हमारा भी जो नेशनल डिजास्टर है वो डिक्लेयर किया जाए, जिसमें कि जो मोर मनी है वो अलोकेट कर दिया जाएगा उनको रिहेबिलिटेशन या दोबारा से जो लाइफ है उसको रीस्टोर करने की रिगार्डिंग में। एनजीटी के द्वारा यहाँ पे जो जजमेंट रिपोर्ट है वो मांगी गई है वाटर बॉडीज के अंदर जो एनक्रोचमेंट हुआ। स्टूडेंट्स, हमने अर्बन फ्लड के बारे में डिस्कस किया था। अर्बन फ्लड बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? अर्बन फ्लड आप देखिए कि अर्बन एरिया के अंदर हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिले, वहाँ की जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो उस समय में, और वाटर का जो यहाँ पे स्टैग्नेशन है वो देखने के लिए मिले, उसे अर्बन फ्लड का नाम दिया जाता है। रेनफॉल का भी कुछ क्राइटेरिया है कि इतना रेनफॉल अगर हो जाए प्रेजेंट एरिया के समय में तो उसको अर्बन फ्लड का जो नाम है वो दिया जाता है। हमारे काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर जो अर्बन फ्लड है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि अभी चेन्नई के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, एनजीटी के द्वारा रिपोर्ट मांगा गया। मैक्सिमम समय एक ही चीज़ आपको सामने आएगी कि अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो वाटर बॉडीज हुआ करते थे उनके अंदर एनक्रोचमेंट हो चुका है। कंक्रीट हर एक एरिया के अंदर हो गया है, कंक्रीट की वजह से आप देखिए कि रोड बना दी गई है हर एक जगह में। तो इसकी वजह से आप देखिए कि वो पानी है वो कहाँ पे जाएगा, पानी कहाँ पे जाएगा? वाटर बॉडीज के अंदर में ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था। 2015 के समय जब चेन्नई के अंदर फ्लड आया था तो उस समय भी एक इसी तरीके का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था। एक वहाँ पे आप एक इंस्टीट्यूशन के बारे में देखना कभी आपको समय मिले तो। 2015 में जब वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन जब आया था स्टूडेंट, तो उस समय एनडीटीवी नाम के एक जो चैनल हुआ करता था उसके एक जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, हिंदी के अंदर उनका एक रिपोर्ट है बेसिकली चेन्नई फ्लड के रिगार्डिंग में, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। उसने उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो फ्लड का सिचुएशन अर्बन एरियाज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो जब भी आपको समय मिले तो आप गूगल करना, इसको ज़रूर से देखना। 15-20 मिनट का कुछ एक रिपोर्ट है। तो आप देखिए कि वहाँ पे एक ओशियन टेक्नोलॉजी नाम का एक इंस्टीट्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और उस ओशियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन का जो यहाँ पे बनाया गया है ऑलरेडी वो लेक का एरिया हुआ करता था, उसी के अंदर ओशियन टेक्नोलॉजी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसको बनाया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वाटर बॉडी, जो दिल्ली के अंदर भी है, गुड़गांव के अंदर भी है, हर एक जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब ये चेन्नई के अंदर भी देखने के लिए मिला वाटर बॉडीज के अंदर एनक्रोचमेंट, जिसकी वजह से अर्बन फ्लड है वो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ। नेशनल डिजास्टर के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो इसी के रिगार्डिंग में एक और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि जून जुलाई के समय में एक टॉपिक न्यूज के अंदर में था, लाइटनिंग हमको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, बारिश के समय में जो लाइटनिंग देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि लाइटनिंग को क्या नेचुरल डिजास्टर के रूप में काउंट किया जाता है या नहीं? नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, नेशनल डिजास्टर की नहीं। नेचुरल डिजास्टर के रूप में क्या काउंट किया जाता है या नहीं? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए लाइटनिंग का जो प्रोसेस है उसको नहीं काउंट किया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ था और उसको नेचुरल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर करने का जो डिमांड है वो पार्लियामेंट के अंदर में मानसून सेशन के दौरान रखा गया था। तो आप देखिए आपसे इसी तरीके से जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा रामसर साइट के बारे में हमने डिस्कस किया। तमिलनाडु के अंदर 14 रामसर साइट है। रामसर एक कन्वेंशन है इंपोर्टेंट वेटलैंड्स के प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है सलवा जुदाम के बारे में। आप देखिए कि 2005 के समय में सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस का एक मार्च है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, एक बेसिकली पीस मार्च के रूप से भी हम इसको जानते हैं।
तो उसका जो रिपोर्ट है वो मांगा गया है, उसके जो विक्टिम्स हैं उनके रिगार्डिंग में एनएचआरसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। पहले एक सीजीआई है उसको अपॉइंट किया जाता था, अब यहाँ पे जो जज हैं उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। 2019 के समय एनएचआरसी का जो कंपोजिशन है उसको चेंज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। हसदेव नाम की एक जगह है, सरगुजा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर डिफोरेस्टेशन जो प्रोसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया, तो उसके रिगार्डिंग में वहाँ के जो लोकल पर्सनस है उनके द्वारा प्रोटेस्ट है वो किया गया है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के जो मेन पर्सन है उनके द्वारा भी। हसदेव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से एक रिवर भी आपको देखने के लिए मिलती है, वो किसका ट्रिब्यूटरी है, हसदेव नाम का जो रिवर है वो किसका ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में आप जरूर से रीड करना। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अलोकेट किया गया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे डिफोरेस्टेशन जो प्रोसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। पावर का कोई थर्मल पावर के रिगार्डिंग में कोई यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी है उसको कैरी किया जाएगा, उसी के रिगार्डिंग में जब डिफोरेस्टेशन किया गया, जंगल्स को काटे गए, तो वहाँ पे लोगों के द्वारा एक्टिविज्म है वो किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है उसको यूनेस्को का एक अवार्ड है वो मिला है इंटीरियर के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए बेंगलोर को बेसिकली गार्डन सिटी के रूप से भी हम जानते हैं। आपको बेंगलोर सिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेंगलोर एयरपोर्ट के बारे में उसको अवार्ड मिला है, उसका डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से यूनेस्को का ये प्रिक्सिस वर्साइल अवार्ड है जो यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा दिया गया है उसके इंटीरियर के पर्सपेक्टिव से। बेंगलोर का एयरपोर्ट एक और टॉपिक की वजह से न्यूज़ के अंदर में था लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर में। आप देखिए कि 1537 के समय में बेंगलोर का जो इस्टेब्लिशमेंट करने वाले जो पर्सन हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं, नाडा प्रभु के नाम से जानते हैं। केम्पेगौड़ा नाडा प्रभु नाम के एक पर्सन है जो कि बेसिकली विजयनगर एम्पायर के एक चीफ्टेन हुआ करते थे। केम्पेगौड़ा नाडा प्रभु नाम के एक पर्सन है जो बेसिकली चिफ्टेन हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा 1537 के समय में बेंगलोर नाम का जो सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एज ए गार्डन सिटी के रूप में। काफ़ी सारे गार्डन्स आपको बेंगलोर के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। लाल बाग नाम का एक गार्डन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप ज़रूर से देखना, आप गूगल करके उसके बारे में। आप देखिए कि काफ़ी सारी जो लेक्स हैं वो भी बेंगलोर के अंदर प्रेजेंट थे। इसके अलावा आपको जो केम्पेगौड़ा हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि जो बेसिकली उनका जो स्टैचू है उसको एयरपोर्ट के ऊपर लगाया गया था 2022 के समय में। उस समय प्रीलिम्स के जो न्यूज़ करंट अफेयर्स हैं उस समय न्यूज़ के अंदर में था। हमने भी जून मंथ का जो करंट अफेयर था 2020 का उसके समय इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि केम्पेगौड़ा विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते थे, तो आप विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1336 के समय में 1336 के समय में यहाँ पे हरिहरा एंड बुक्का नाम के दो पर्सन हैं, उनके द्वारा विजयनगर एम्पायर है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसके अंदर आपको 4 जो डायनेस्टीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। सुलवा है, तुलवा है। कृष्णदेवराय नाम के जो पर्सन है वो भी इसी विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया स्किल रिपोर्ट है जो यहाँ पे पब्लिश किया गया। केरल एक सबसे प्रिफर्ड स्टेट के रूप में यहाँ पे इमर्ज हुआ है वर्क प्लेस के रूप से। आप देखिए इस रिपोर्ट को, इस जो रिपोर्ट है उसको किसके द्वारा कैरी फॉरवर्ड किया गया है, किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया। वी बॉक्स नाम का एक यहाँ पे एक एजेंसी है, वी बॉक्स नाम का एक एजेंसी है, उसके द्वारा इसको कंडक्ट करवाया गया है। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है उनके द्वारा। इसके अलावा देखिए कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया इंडिया स्किल रिपोर्ट के अंदर। केरल यहाँ पे इमर्ज हुआ है। केरल के अंदर कोची एंड त्रिवेंद्रपुरम का जो एरिया है, आपको केरल के मैप के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए, कुछ जानकारी आपको। एक तो आप देखिए कि केरल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं सिटीज़ के जो आपको के नाम से देखने के लिए मिलेंगे। के जो वर्ड है उसके साथ में स्टार्ट होंगे, जैसे कि खासरगोड का एरिया है, कोची का एरिया है, कोची के अलावा कोलम का एरिया है, कोटायम का एरिया है। कोटायम के अंदर तो आप देखिए कि रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो भी सिचुएटेड है। रबर बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। और अभी आप देखिए हल्दी के रिगार्डिंग में जो बोर्ड है उसका भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि तेलंगाना के अंदर इलेक्शन थे और वहाँ पे जो टर्मरिक है, हल्दी है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जो के नाम से हैं। और त्रिवेंद्रपुरम की हम बात करें तो सबसे सदर्न पार्ट के अंदर त्रिवेंद्रपुरम सिचुएटेड है, ये यहाँ पे वर्क प्लेस के रूप में इमर्ज हुए हैं। त्रिवेंद्रपुरम के बारे में आपको एक और जानकारी होनी चाहिए, 2022 के समय ही हमारी जो वुमेन लेजिस्लेचर्स है उनका एक मीटिंग हुआ था जिसको हम
त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन के रूप से भी जानते हैं। उसके अंदर डिस्कस किया गया था कि 50% जो पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, जो जितनी भी लेजिस्लेचर का जो 50% सीट्स हैं वो यहाँ पे रिजर्व कर दी जाएं, वुमेन्स के रिगार्डिंग में रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद में तो आप देखिए कि गीता मुखर्जी कमेटी 96 के समय आया था वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में। अभी गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है उसको भी पास करवाया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद में तो एक त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन भी था इसी रिगार्डिंग में, तो वर्क प्लेस के रूप में इमर्ज हुआ है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे वर्क प्लेस का माहौल है। नेक्स्ट आप देखिए कि क्रिमिनल लॉज के बारे में है कि यहाँ पे चेंज तो किया गया, बट क्या कंप्लीटली यहाँ पे जो चेंज है वो किया गया है। पॉजिटिव फीचर है, कुछ चेंज आपको देखने के लिए मिलता है, बट पाथ ब्रेकिंग जो चेंज है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि मैक्सिमम जो लैंग्वेज है जो सेम ही है यहाँ पे। कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में हम बात करें क्रिमिनल लॉज के बारे में, तो आप देखिए कि CIPC है, CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इनको साक्ष्य एक्ट के रूप से, CRPC को सिविलियन जो यहाँ पे संहिता बनाया जाएगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो नेम्स हैं उनको दिए गए हैं, जो लोकल हमारा हिंदी के जो नेम्स हैं उनके अकॉर्डिंग में देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में। आप देखिए कि क्या यहाँ पे चेंज लाया गया है। एक तो आप देखिए कि सेडिशन का जो प्रोविजन है उसको रिमूव किया गया, एंटी कंट्री अगर कोई सेंटीमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा तो उसको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको और भी काफ़ी सारी यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए इसी एक्ट के अंदर। एडल्ट्री को क्या अलाउ किया गया है, जेंडर न्यूट्रल एडल्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस एडल्ट्री को बैन भी किया गया था। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इस एडिटोरियल के अंदर यहाँ पे मेनली डिस्कस ये किया गया है कि क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, इनको भी रिफॉर्म करने का ज़रूरत है। और यहाँ पे जो टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन को अलाउ किया गया है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। टाइम बाउंड मैनर के अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बट आप देखिए कि आप पुलिस फोर्स के अंदर में इतने जो लोग हैं कि पुलिस फोर्स का काफ़ी सारा जो काम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्रिमिनल जो लॉज हैं उनके रिगार्डिंग में, क्रिमिनल जो केसेज हैं उनके रिगार्डिंग में इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ऐसे दो डिफरेंट वर्क हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। मलीमत कमेटी नाम का एक कमेटी है 2003 के समय का, उसमें भी क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम को चेंज करने के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोविड-19 के वेरिएंट के बारे में है, आप देखिए कि कोविड-19 के जो वेरिएंट के जो केसेस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। हमारे जो J.1 एक वेरिएंट है उसके जो केसेस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो क्या इंडिया को यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है, गाइडलाइंस है, उनको इश्यू करने का ज़रूरत है, उनको इम्पोज करने का ज़रूरत है, मास्क को अभी मैंडेटरी करने का ज़रूरत है, उन सभी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अभी देखिए कि अलर्ट कर देना चाहिए। अलर्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो इस तरीके से जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम्स है उनके द्वारा सर्विलेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, जिससे कि हम डिटेक्ट कर सकें कि कैसे ये स्प्रेड हो रहा है, कैसे यहाँ पे कोविड-19 के जो केसेस हैं दोबारा से इमर्ज हुए हैं। SOPs को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिटेल वे में डिस्कशन है उसको किया जाना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस के बारे में है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया। आप देखिए कि 26 नवंबर को हम लॉ डे के रूप में मनाते हैं, कानून दिवस के रूप में, और उसी समय में हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कहा गया था कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस है वो होनी चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे और भी काफ़ी सारी जो ऑल इंडिया सर्विस हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ऑल इंडिया सर्विस के बारे में हम जब भी डिस्कस करते हैं, हमारे कौन कौन सी सर्विस हैं जो ऑल इंडिया सर्विस हैं स्टूडेंट। क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अलावा इंडियन पुलिस सर्विस है, या इंडियन फॉरेन सर्विस है, या पोस्ट जो हमारा फॉरेस्ट सर्विस है वो ऑल इंडिया सर्विस है या नहीं है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आर्टिकल 312 है जो बेसिकली ऑल इंडिया सर्विस के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या ऑल इंडिया सर्विस के क्रिएशन के रिगार्डिंग में राज्यसभा को स्पेशल पावर है या नहीं है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप जरूर से रीड करना। क्या राज्यसभा को कोई स्पेशल पावर है लोकसभा से अलग यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस के क्रिएशन के रिगार्डिंग में। जुडिशल सर्विस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक तो आप देखिए कि जुडिशल सर्विस के अंदर में हर एक स्टेट्स के जो एग्जाम लगाए जाते हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के रिगार्डिंग में 7 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें उन एग्जाम्स के अंदर में उनका जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो आपको एक सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि ट्रांसफ़र किसके द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। अगर गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए गए तो कम्प्लीटली आपको देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नमेंट का जो यहाँ पे इंटरफेरेंस है वो देखने के लिए मिल सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि जैसे ऑल इंडिया सर्विस एक पावरफुल सर्विस है, एक अच्छी सर्विस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, ऐसी एक जुडिशियल सर्विस है उसको बनाया जा सके हमारे सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर में। अब वुमेन्स का यहाँ पे एंट्री के बारे में भी बात की गई है कि वुमेन्स का जो एंट्री है वो मोर वे में यहाँ पे किया जा सके। प्रेजेंट समय में कुछ चेंज आया है कि हमारे यहाँ पे वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है जुडिशियल सर्विस के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक रिजर्वेशन का प्रोविजन है, उसको भी डिस्कस किया गया है कि काफ़ी स्टेट्स के अंदर जो रिजर्वेशन है जुडिशियल सर्विस के अंदर दिया गया है, कहीं पे ओबीसी को जो रिजर्वेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेज को जो रिजर्वेशन है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि प्रॉपर रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पोस्टल सर्विस के बारे में है, आप देखिए कि पोस्टल सर्विस का जो एक्ट है उसको पास करवाया गया, उसके अंदर में यहाँ पे एक इमरजेंसी प्रोविजन ऐड किया गया है कि हमारे जो कंट्री के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, हमारे कंट्री का जो सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको यहाँ पे रखने की रिगार्डिंग में पोस्टल ऑफिस एक्ट के थ्रू, पोस्टल ऑफिस एक्ट के थ्रू यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाएगा, उसके द्वारा आपके जो पोस्टल ऑफिस है उनका एग्जामिन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टाइम नहीं है, आप देखिए कि हमारे पोस्टल सर्विस का एक जो इंटेलिजेंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, दिल्ली के अंदर जो मयूर विहार है, दिल्ली के अंदर जो मयूर विहार है वहाँ पे सिचुएटेड है। जब आप देखिए कि कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है पोस्टल के थ्रू ही हुआ करता था, तो उस समय उसका एग्जामिनेशन है वो किया जाता था कि कौन सी पोस्ट के अंदर कोई एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, कोई मूवमेंट तो नहीं चल रहा है, या हो सकता है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसका तो सप्लाई नहीं किया जाता। तो हमारे पोस्टल सर्विस का ऑलरेडी एक ऑफिस है जो मयूर विहार के अंदर हुआ करता था, जिसके अंदर पोस्टल सर्विस से रिलेटेड जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको एग्जामिन किया जाता था। अपोजिशन पार्टीज के द्वारा यहाँ पे के.एस. पुट्टास्वामी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्राइवेसी, उन सभी के बारे में बात की गई है। किस तरीके से आप इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर किसी पर्सन को अपॉइंट करोगे, उनके द्वारा यहाँ पे बेसिकली हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसका वायलेशन देखने के लिए मिलता है, बट गवर्नमेंट के द्वारा यूनिटी इंटीग्रिटी उसके पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राफेल के बारे में और सबमरीन जो यहाँ पे मिली है इंडिया को रिसीव हुई है फ्रांस के थ्रू, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो काउंसिल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट का क्या प्रोसेस है, कैसे इसको लाया जाता है, इन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आप देखिए कि CDS CAPF उनके पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे एडवाइजरी इशू की गई है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपके द्वारा कोई भी डेरोगेटरी वर्ड है उसको यूज नहीं किया जाएगा। मतलब सपोज कीजिए कोई पर्सन यहाँ पे ब्लाइंड है, तो उसको जो लोकल हम डायलेक्ट के अंदर में जो वर्ड्स को यूज करते हैं, कोई ब्लाइंड है तो उसको अंधा जो वर्ड है, इस तरीके के डेरोगेटरी जो वर्ड्स हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी नहीं यूज किया जाएगा। आप देखिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का एक्ट है 2016 का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का एक्ट है 2016 का, उसका जो सेक्शन 92 है वो बोलता है डेरोगेटरी जो वर्ड्स हैं वो नहीं बोले जा सकते किसी भी डिसेबल पर्सन के अगेंस्ट में। तो उसके बारे में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा पार्टीज को जो एडवाइजरी है वो दिया गया है कि आप इन वर्ड्स को मत यूज करना कभी भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर में। आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जो आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके द्वारा भी अपनी रैलीज के अंदर में किसी ब्लाइंड को, किसी डीफ को जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, उसके रिगार्डिंग का गाइडलाइन को इश्यू किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मलेरिया का जो वैक्सीन है उसको यहाँ पे प्री क्वालिफाई के रूप में WHO के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। पहले आप देखिए कि R21 का नाम का जो वैक्सीन है उसको बेसिकली अलाउ किया गया था चिल्ड्रंस के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे इसको अलाउ किया गया है कि बेसिकली इस वैक्सीन को यहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन वाला जो कैटेगरी है उसके अंदर रखा गया है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स क्या इंडिया मलेरिया फ्री है या नहीं है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इंडिया के जो नाइबर्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि जो यहाँ पे जो श्रीलंका है, क्या श्रीलंका मलेरिया फ्री है स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मलेरिया एक बेसिकली मलेरिया के जो काफ़ी सारे केसेज हैं स्पेशल हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, और आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट अलग अलग डिफरेंट वे में देखने के लिए मिलता है। तो उसी का एक वैक्सीन है R21 जिसका जो सक्सेस है उसको देखते हुए इसको प्री क्वालिफाई जो कैटेगरी है उसके अंदर रखा गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नामदाफा जो फ्लाइंग स्क्वायरल है उसके बारे में है। आप देखिए कि रेड कलर का एक फ्लाइंग स्क्वायरल और पाया जाता था वहाँ पे,
लास्ट टाइम 1981 के समय जब वहाँ पे एक्सपेडिशन है उसको कैरी आउट किया गया था, वहाँ पे सर्विलेंस को कैरी आउट किया गया था, तो उस समय इसको उसके बाद में 1981 के बाद में जो भी सर्विलेंस किए गए तो इसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था कि नामदाफा का जो फ्लाइंग स्क्वायरल है वो बेसिकली एक्सटिंक्ट हो चुका है, दिखाई नहीं दिया था। बट अभी वहाँ पे जो टीम है उनके द्वारा जिस तरीके से वहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड किया गया, इनको बेसिकली इनका फोटो है उसको एग्जामिन किया गया, उसके बाद में माना गया कि नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल का एक जो स्पीसीज है वो वहाँ पे देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक तो नॉकट्यूर्नल है, मीन्स रात को ये जागने वाले हैं, रात के समय एक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो आपको नॉकट्यूर्नल है वो देखने के लिए मिलता है नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल। इसके अलावा आर्बोरियल है। आर्बोरियल क्या है स्टूडेंट्स? आर्बोरियल के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेसिकली ये पेड़ों के ऊपर ही पाए जाते हैं, ज़मीन के ऊपर ये इनका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इसका IUCN का स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN के अंदर इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी है उसके अंदर रखा गया है नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल। ये काफ़ी ज़्यादा मैच करता है किसके साथ में, जो रेड जो वहाँ पे एक फ्लाइंग स्क्वायरल है रेड पांडा का, उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। नामदाफा जो टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे ये पाया जाता है। 42 ईयर्स के बाद में ये फिर से वहाँ पे पाया गया है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। आसाम के अंदर बेसिकली एक NGOs है जो वर्क करता है वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग में, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया इस न्यूज़ के अंदर में। तो नॉकट्यूर्नल है, आर्बोरियल है, पेड़ों के ऊपर पाया जाता है। नॉकट्यूर्नल मतलब रात को एक्टिव है, IUCN क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल के बारे में आप देखिए, स्क्वायरल्स के बारे में एक क्वेश्चन है UPSC प्रीलिम्स 2023 के समय भी पूछा गया था। क्या ये बेसिकली स्क्वायरल्स जो हैं वो अपना जो घोंसला है वो खुद के द्वारा बनाते हैं? इनके बारे में भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे जरूर से पूछे जाते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर में, कि जो बेसिकली नाइट के समय में हमारे जो एनिमल्स हैं उनको किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से उनका जो आई साइट्स है वो वर्क करती हैं, उस प्रोसेस के बारे में। और आप देखिए UPSC के द्वारा ऐसे ही क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं ऐसे, जो आपका कॉमन सेंस है, जो इस तरीके से साइंस का जो पेज है वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं और वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि मेटा का जो वायलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि प्रो पैलेस्टाइन अगर आपका कंटेंट है तो मेटा का जो एजेंसी है जिसके अंदर में आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके द्वारा उस कंटेंट को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉर्दर्न कोरिया के द्वारा वो फिर से कोई ना कोई टेस्ट है उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। सूडान के अंदर में आपको देखने के लिए मिला कि वहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ पे वायलेंस की वजह से। स्टूडेंट्स आपको एक प्लेस के बारे में बताता हूँ, कटांगा। कटांगा नाम का जो प्लेस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या वो कोंगो के अंदर है या सूडान के अंदर है, इसके बारे में आप जरूर से रीड करना। मिनरल रिच रीजन है तो उसके बारे में आप देखना। आप देखिए कि 2023 के प्रीलिम्स के अंदर में काफ़ी सारे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, जिसमें अफ्रीका के भी 2-3 क्वेश्चन है। एक तो आप देखिए कि वो माली उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन था जिसके अंदर पूछ लिया गया कि ये न्यूज़ के अंदर में क्यों है, वहाँ पे कूप की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में थे। कंटिन्यूस जो कूप किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर कुछ कंट्रीज के अंदर में जो मैक्सिमम फ्रांस के कॉलोनी हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक रीजन के बारे में पूछा गया था, कोंगो के एक रीजन की पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे आपको काफ़ी बार पूछ लिया जाएगा। तो आपको कटांगा नाम का जो रीजन है उसके बारे में आप जरूर से रीड करना, कटांगा नाम का जो रीजन है वो कहाँ पे है। इसराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप के अंदर बॉम्बिंग किया गया, यहाँ पे मास शूटिंग का एक इंसिडेंट है वो सामने आया है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी हो उसको रीड और रिवाइज कीजिए, कंटिन्यूस पार्टिसिपेट कीजिए स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसको नोट डाउन जरूर से करना। अगर आप ये न्यूज़पेपर डिस्कशन देखते हो, अगर आपको सपोज कीजिए आपने 2-3 अटैम्प्ट्स दे रखे हैं, तो 2-3 अटैम्प्ट देने के बाद में आपको लगेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, तो आप देखिए कि रफ नोटबुक लेके आप बैठिए जब भी आप डिस्कशन को देखते हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको एक बार नोट डाउन आप करोगे ना स्टूडेंट, सपोज कीजिए आप नोट डाउन करते हो उस इन्फॉर्मेशन को, तो आपको ये हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए याद रहे,
अगर आप उसको सिर्फ सुनते हो, अगर आप नोट डाउन करोगे तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग टेन्योर के लिए, लंबे समय के लिए वो याद रहे। तो आप रफली ही आप लिख लीजिए, अगर आपको फेयरली लिखने का अगर यहाँ पे शौक नहीं है, आदत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मंथली बुकलेट्स होती हैं करंट अफेयर्स की, उनको पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन न्यूज़पेपर। पर न्यूज़पेपर का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर का सब्सटीट्यूशन नहीं है करंट अफेयर बुकलेट्स। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे वो यूपीएससी ही जानता है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं जानेगा, चाहे हमारा इंस्टीट्यूशन हो या किसी दूसरे का। तो बेसिक आपका जो आपको जो डिफरेंट नॉलेज अगर आपको गेन करनी है, एग्जांपल्स गेन करने हैं, आपको अलग अलग डाटाज को गेन करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, तो आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर रीड है वो करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन को भी नोट डाउन करना चाहिए। सपोज कीजिए कोई टॉपिक है, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल का ही टॉपिक है, तो आप देखिए कि इसको एक आपने रीड किया, IUCN क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कहाँ पे पाया गया, नाम दफा का जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे पाया गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया गया 42 ईयर्स के बाद में। जब आप मंथली बुकलेट आपका आपके हैंड के अंदर में आएगा, तो आप देखिए जब आप उसको रीड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे दोबारा से रीड करने में हेल्प, याद करने में हेल्प मिलेगी, और आपको ये टॉपिक है उसका रिलेवेंस पता होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर आप कंटिन्यूस करंट अफेयर्स को रीड करोगे, इस डायरेक्टली बुकलेट को खरीद लिया आपने, रीड किया किसी भी कोचिंग का, तो आप देखिए कि उस समय में आपको अंडरस्टैंड करने में जो समय है वो लगेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप उस तरीके से याद करोगे, हो सकता है कि एग्जाम में कोरिलेट ना कर पाओ। एग्जामिनेशन प्रोसेस डिफरेंट है। आप देखिए कि ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली चीज़ों को याद करना और उसके रिगार्डिंग में नहीं है, आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट का एग्ज़ाम है। आपको न्यूज़पेपर आना चाहिए, न्यूज़पेपर आपको रीड करना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़पेपर डिस्कशन के बारे में थी। हार्ड वर्क कीजिए कंटिन्यूस, 2024 आने वाला है, एग्जामिनेशन में काफ़ी कम समय है वो बचा है। आज विंटर सोल्स्टाइज का भी समय है, आप देखिए कि अब से जो दिन है उनका जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। मकर संक्रांति के बाद में सन का जो नॉर्दर्न जो यहाँ पे मूवमेंट है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो करंट अफेयर के कुछ वीडियोस आपके लिए हम अपलोड करेंगे, कुछ वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करेंगे जल्दी ही। कम्प्लीटली जो 2023 है ना, 2023 के सभी करंट अफेयर के बुकलेट्स, करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर देंगे। फिर आप देखिए कि आपको कम से कम 1.5 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको ज़रूर से प्रिपेयर करना चाहिए। 1.5 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको ज़रूर से प्रिपेयर करना चाहिए एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट जब करंट अफेयर्स 2023 के जो जनवरी से लेकर सभी करंट अफेयर के वीडियोस जब अपलोड हो जाएंगे, तो उसके बाद में मैं आपके लिए क्विज स्टार्ट करूंगा, जिसमें 1 जनवरी बेस हम क्वेश्चंस हैं, 1 जनवरी बेस जो क्वेश्चंस है, जैसे 1 जनवरी का न्यूज़पेपर था उसके अंदर कोई टॉपिक है, तो न्यूज़पेपर बेस क्विज है वो स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे करंट अफेयर को भी कवर किया जाएगा, कुछ स्टैटिक पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आने वाले समय में। थैंक यू वेरी मच।